चलो देखो, तो डीएनए के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने सबसे पहले डीएनए के बारे में क्या बात करी, देखिए सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे कि डीएनए असल में होता क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम लोग गए तो हमने देखा कि डीएनए की डिस्कवरी के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या साइंटिस्ट का नाम था? फ्रेडरिक मिशर था। इन्होंने 1869 में न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने एक एसिडिक मटेरियल देखा। ठीक है, उस एसिडिक मटेरियल का नाम क्या दिया इन्होंने? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? एसिडिक मटेरियल का नाम इन्होंने दे दिया न्यूक्लिन। कब? 1869 में। कौन थे साइंटिस्ट? फ्रेडरिक मिशर। ठीक, लेकिन अब चूंकि उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, सारी चीजें थी नहीं, तब क्या हुआ? तब कुछ मतलब लगभग 100 साल, देखिए लगभग 100 साल के बीच का डिफरेंस है। उसमें क्या करा, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया। उसी जेनेटिक मटेरियल, उसी एसिडिक मटेरियल को एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू स्टडी किया। ठीक है, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज किया, एक्सरेज डाली, वो डिफ्रैक्ट हो गई इधर उधर। उसके थ्रू उन्होंने एक जनरल सा ओवरव्यू बनाया कि ये ऐसा कुछ चीजें हैं। उसी की स्टडी के ऊपर बेस करता हुआ 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया, डबल हेलिकल मॉडल। तो डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल, एक हेलिक्स ये, दूसरा हेलिक्स ये। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। ठीक, एक चीज हमने आपको और बताई थी बेटा, याद करिए, हमने आपको बताया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये असल में हम सबको बताते हैं, चाहे वो 11वें क्लास का हो, चाहे वो 10वें क्लास का हो, हर किसी को ये बताते हैं कि भाई साहब डीएनए जो होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को पहले आरएनए को देता है, और फिर आरएनए से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। ठीक है, और डीएनए खुद भी रेप्लिकेट कर जाता है। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये कहलाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये किसने दिया था? तो ये भाई साहब ने दिया था, क्रिक ने। समझ में आई बात या नहीं? इसलिए यहां से दो साइंटिस्ट को पकड़ लिया हमने, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, जिसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे। और क्रिक ने क्या करा? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो ये बताता था कि डीएनए से जो इंफॉर्मेशन, हमारे डीएनए में तो सारी इंफॉर्मेशन है कि हम क्या बनेंगे या कैसा प्रोटीन बनेगा, इसकी इंफॉर्मेशन पहले जाएगी आरएनए में, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं, बहुत इजी है, बच्चों के तरीके से समझ में आ गया। अब डीएनए जो होता है वो असल में बना कैसे होता है, उसके स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पे पूरा ये शिद्दत से जुटे हुए हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाए हम लोगों को। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो बात करी, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियस के अंदर था जो एसिडिक मटेरियल, इसलिए उसे क्या कर दिया? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। एक पॉइंट और समझ लेना, दिमाग में याद रखना, डीएनए कैसा है? एसिडिक है, पहली बात। दूसरा, डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अभी बताएंगे क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में समझिएगा। न्यूक्लिक एसिड यानी जो आपके न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक मटेरियल है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो डीएनए या आरएनए। हम पहले डीएनए या आरएनए को पढ़ने से पहले ये देखें कि डीएनए आरएनए असल में है क्या, यानी न्यूक्लिक एसिड है क्या। न्यूक्लिक एसिड एक है पॉलीमर, किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो पॉलीमर है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं
एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड मिलके बन गया पूरा एक डीएनए या आरएनए। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। फुल फॉर्म क्या है डीएनए की? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब ये कैसे बना होता है, यानी कि अब एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसकी स्टडी करना पड़ेगी। एक न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना है। अब बात करें न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर बना है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर बना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब जरा देखिए, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से जब मिलकर बना है तो नाइट्रोजनस बेस फर्दर फिर दो चीजों से मिलकर बना है। वो कौन सी चीजें हैं? प्यूरीन्स और पिरिमिडीन। प्यूरीन्स भी दो तरीके की हो सकती हैं, एडेनिन या ग्वानिन। पिरिमिडीन फिर तीन तरीके की हो सकती है, थाइमिन, साइटोसिन या यूरेसिल। समझ में आई बात या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब प्यूरीन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें दो रिंग होती हैं। हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन्स का। और पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पिरिमिडीन्स कैसे होते हैं बेटा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए ये थाइमिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, और ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, अब पेंटोज शुगर के बारे में बात करें कि पेंटोज शुगर कैसी होती है। तो पेंटोज शुगर 5 कार्बन से बनी हुई शुगर को हम पेंटोज शुगर कहते हैं। ये जो 5 कार्बन है ये कुछ इस तरीके से लगे हुए, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। और शुगर है यानी कि पूरा इसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे कि ये तो आपको दिखी कौन सी? राइबोज शुगर। अब दूसरी शुगर जो है वो है डीऑक्सी राइबोज। कौन सी शुगर है दूसरी? डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है, लेकिन 2 नंबर के ऊपर ऑक्सी हटा दो। समझ में आई बात या नहीं? तो क्या हो गई वो? डीऑक्सी हो गई। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आई बात या नहीं? राइबोज शुगर में 2 नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन लगी है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में 2 नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं लगी है। बात समझ में आ गई? अब फास्फोरिक एसिड जो होता है वो H3PO4 होता है, यानी कि P बीच में हो गया, OH 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 और डबल बॉन्ड। समझ में आई बात नहीं? H3PO4। बोलो कोई दिक्कत नहीं? सर यहां तक तो बातें सारी समझ में आ गई हैं। ये भी पता चल गया न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड फिर 2 चीजों से मिलकर नाइट्रोजनस बेस। इसमें देखिए सब में नाइट्रोजन पड़ा हुआ है इसलिए नाइट्रोजनस बेस है, बेसिक है और नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजनस बेस हो गए। प्यूरिन और पिरिमिडीन टाइप के होते हैं। और पेंटोज शुगर ये हो गया और फास्फोरिक एसिड हो गया। लेकिन अभी हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाया सर। आओ दिखा देते हैं न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए एक न्यूक्लियोसाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोसाइड, ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक न्यूक्लियोसाइड में एक आपकी पेंटोज शुगर हो गई। कौन सी शुगर है ये? पेंटोज शुगर हो गई। ठीक, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां H और यहां CH2OH। समझ में आएगा? पेंटोज शुगर में बेटा अगर हम क्या जोड़ते हैं, देखो पीछे, पेंटोज शुगर में अगर हम एक नाइट्रोजनस बेस कोई भी एक, 5 है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 5 है ना हमारे पास, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इनमें से कोई भी एक
नाइट्रोजनस बेस अगर हम किस में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं बेटा, शुगर में जोड़ते हैं, क्या बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो देखो इसमें हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ देते हैं। मान लो हम एडेनिन जोड़ते हैं, तो एडेनिन हम जनरली बना देते हैं इस तरीके का होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर है एडेनिन, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया एडेनिन। हमने इसे मान लो जोड़ दिया ऐसे, ठीक, जस्ट इमेजिन, हम अभी सिर्फ इमेजिनेशन में थोड़ा सा करके आपको दिखा रहे हैं। और इधर क्या है, H3PO4, तो POH OH OH और इधर डबल बॉन्ड हो, यही तो था, एक OH और एक OH ये है, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बना सकते हैं, क्या निकल जाएगा, अपने को तो बस पानी निकालना था, निकल गया, ठीक है। अब यहां से पानी जब निकल गया तो बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, पानी निकल गया पानी। समझ में आई बात है नहीं? तो ये वाला जो फास्फोरस के साथ में बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, देखो दो चीजें ये दोनों मिल गई, ये कौन थी, एडेनिन, ये एडेनिन थी और ये थी शुगर, ठीक है। एडेनिन के साथ में शुगर जुड़ गई, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब इसी में एक पेंटोस फास्फोरस भी जोड़ दोगे, फास्फोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आई बात है नहीं? स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हम इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिख ले, हैं लिख ले ना, अभी लिखने की इसको अब जरूरत नहीं है, अभी हम और सिंपल स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, और फिर अभी एनसीईआरटी में दिखा देंगे आपको, सब एनसीईआरटी में बनाओ, क्या दिक्कत है भाई। देखो हमने सिर्फ एक क्या बनाना है, हमें सिर्फ बनाना है सिंबल की फॉर्म में, ये हमारी पेंटोस शुगर है, इससे हमने जोड़ ली क्या, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। कोई भी नाइट्रोजनस बेस हम ऐसे मारे देते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ गए, ठीक। और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया, फास्फोरिक एसिड, तो यहाँ हमने S लिख दिया, यहाँ N लिख दिया, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करें, ये हमारे क्या तैयार है, न्यूक्लियोसाइड। और हमने क्या कहा बेटा, हमने क्या कहा था, हमने कहा था डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और डीएनए का कौन सा मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने, डबल हेलिकल मॉडल। तो ध्यान से देखिए, डीएनए को वाटसन और क्रिक ने कहा ये एक लैडर लाइक होता है स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, सीढ़ी के जैसा है, लेकिन सीढ़ी को ट्विस्ट कर दिया गया है, राइट हैंडेड कॉइलिंग कर दी गई। कैसी कॉइलिंग करी गई है, राइट हैंडेड कॉइलिंग, ठीक है। कैसी कॉइलिंग है बेटा, राइट हैंडेड कॉइलिंग है। तो हम इसे अनकॉइल कर लें तो हमें कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। और इसके बीच में भाई लैडर है ना, सीढ़ी होगी तो सीढ़ी को तो डंडे होंगे, दोनों जुड़े होंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब इस स्ट्रक्चर को हम बना के देखेंगे यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स से, क्योंकि ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, पूरा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, हम इसे बना के देखेंगे। आइए तो देखते हैं इसको, स्ट्रक्चर को बना के कैसा दिखता है, हाँ? तो हमने इसको क्या करा, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी के जैसे, क्योंकि हमें पॉलीमराइजेशन करना है, हमें पॉलीमराइजेशन पॉलीमर बनाना है, तो हम मोनोमर लेंगे ढेर सारे, उनको जोड़ते चले जाएंगे, पॉलीमर बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर हमारे बन गए, मोनोमर ले लिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, अब ये क्या बन गया है, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक। और अगर इसमें दो कह दें तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये बात क्लियर हो गई है कि न्यूक्लियोसाइड क्या, न्यूक्लियोटाइड क्या, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। क्या होता है, हम इसको क्या करते, हम इसको थोड़ा सा ये लिख दें, इसमें एडेनिन होगा, एडेनिन होगा तो डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इसमें ग्वानिन होगा, ग्वानिन हो गया तो डबल रिंग स्ट्रक्चर। अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, एडेनिन ग्वानिन कैसे, डबल रिंग, एडेनिन ग्वानिन कैसे बेटा, डबल रिंग। थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल कैसे,
सिंगल रिंग, तो अब हम इसे थाइमिन लिखते हैं और इसे साइटोसिन कहते हैं। एक पॉइंट और समझने वाला है जो दिमाग में अभी रखिएगा, आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। डीएनए अगर होगा तो यहाँ पे प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन होता है दोनों में, लेकिन पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन होगा। ध्यान से समझना, अगर डीएनए है तो ये 4 एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, और अगर ये आरएनए है बच्चा तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जो था कि यूरेसिल नहीं दिखा, तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? यूरेसिल। थाइमिन को रिप्लेस कौन करेगा? यूरेसिल। क्लियर है मेरी बात? तो हमने यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में लिख दिया है आपका कि ये क्या है, साइटोसिन यूरेसिल। अगर आप चाहिए इसे स्पेसिफाइड करना है तो यूरेसिल किसमें लिख देंगे? इन आरएनए। यूरेसिल किसमें? आरएनए। साइटोसिन किसमें? इन सॉरी थाइमिन किसमें? इन डीएनए। बोलो समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं? थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि थाइमिन का नाम क्या है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, थाइमिन में यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5 नंबर के ऊपर आपको CH3 लगा हुआ दिख रहा है, और यूरेसिल में देखिए बिल्कुल सेम है, बस यहाँ से क्या उड़ा दिया गया है? CH3 उड़ाया गया है। तो 5 नंबर के ऊपर CH3 है, इसीलिए थाइमिन का दूसरा नाम क्या हो गया? 5-मिथाइल यूरेसिल। बात समझ में आ गई? कोनो समस्या नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने कहा अगर डीएनए है तो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, इसीलिए हम डीएनए बना रहे हैं तो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आरएनए होता तो हम क्या करते? एडेनिन ग्वानिन थाइमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन करते। समझ में आ गई बात? नहीं। दूसरा डिफरेंस देख लीजिए, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये दूसरा डिफरेंस है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए बनाने की बात कर रहे हैं, तो चलो हम लोग डीएनए बना लेते हैं। लिखते हैं अभी नहीं, अभी हम लोग पूरी बात करेंगे, हर एक चीज की बात करेंगे। अभी पहले डीएनए बना के दिखाएंगे, फिर आरएनए बना के दिखाएंगे, फिर बुक में भी पढ़ाएंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, रट जाएगा अभी आपको, यहाँ से रट के ही जाना है आपको। तो अब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तब तक पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। भाई आपने कहा 1 2 3, क्या ये पॉलीमर है? नहीं, ये तो सिंगल मोनोमर, ये सिंगल मोनोमर, ये सिंगल मोनोमर। इन दोनों के बीच में जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक तो पॉलीमर बनेगा नहीं। तो बॉन्ड्स कौन से बनेंगे और किसके किसके बीच में बनेंगे, ये बात समझ लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, यानी कि नाइट्रोजन स्पेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? बताइए, कोई जानता है? नहीं, हम बता देते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। पेंटोस शुगर और फास्फोरस और शुगर, फास्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में अभी बनाया था, एक बॉन्ड बनाया था, पानी निकला था। कौन सा बॉन्ड है ये? ईस्टर। कौन सा बॉन्ड होगा? ईस्टर। क्लियर है मेरी बात? अब पॉलीमराइजेशन करना है तो यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ एक OH पड़ा हुआ था। अगर आपने गौर किया हो, यहाँ एक OH है 3 नंबर पे, है नहीं है? चाहे इसमें देख ले, चाहे 3 नंबर पे क्या है बेटा? OH है। तो हमने इस 3 नंबर के OH, अब फास्फोरिक एसिड में भी तो एक OH था भाई, फास्फोरिक एसिड ये था बेचारा मासूम सा, OH 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 यही था। एक OH तो इसके शुगर के साथ वाले में जुड़ गया, यहाँ पानी निकल गया था। अब जो ये एक OH बचा है, ये किससे जुड़ जाएगा? ये वाला OH इस वाले OH के साथ में पानी निकालेगा, तो ये बन जाएगा एक बॉन्ड। बोलो, तो 3 नंबर का जो कार्बन है, ध्यान से देखना बेटा, 3 नंबर का जो कार्बन है, 3 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला कार्बन इसके 5 नंबर वाले कार्बन से जुड़ गया, इनडायरेक्टली 5 नंबर वाले से जुड़ गया, ठीक है। तो 3 किससे जुड़ा बेटा? 5 से। फिर ये 3 5 से, फिर ये 3 5 से। क्या इधर वाला 3 जुड़ा? नहीं जुड़ा। तो इधर वाला नहीं जुड़ा, तो इसे हम क्या कहते हैं? 3 प्राइम। ध्यान से देखना, ये क्या बन गया? 3 प्राइम। और ये ऊपर कौन सा नंबर वाला है? 5 नंबर वाला कार्बन है, तो इसे क्या कहते हैं हम? 5 प्राइम। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। आगे समझ? बहुत इजी था। अरे यार, ये एक चेन बन गई,
यानी हमारा जो डीएनए था जिसकी हम स्टडी कर रहे थे डबल हेलिकल, जिसके हमने सांप सीढ़ी खेल बना हुआ था, ये सीढ़ी की एक डंडा पूरा तैयार है। सीढ़ी का दूसरा डंडा भी ऐसा ही तो होगा, है ना, सेम ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें छोटी सी एक दिक्कत। क्या दिक्कत होगी वो समस्या को हम यहां अभी डिस्कस करते हैं कि जब हमें इसको जोड़ना होगा, पहले तो पूरा डंडा बना लेते हैं इसके सामने, लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ। एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर साहब थे चारगाफ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि डीएनए का जो यहां का है और यहां का है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं एक दूसरे को, जो होल्ड करके रखते हैं इन दोनों से, कौन है वो, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास डीएनए कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, यही तो है न्यूक्लियोटाइड्स। 4 न्यूक्लियोटाइड्स ही तो होंगे, ये प्यूरिन वाले हैं, ये पेरिमिडिन वाले हैं। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। बात समझ में आई? यानी इस डंडे के सामने जो दूसरा डंडा आएगा, उस दूसरे डंडे में एडेनिन के सामने क्या आना चाहिए, एडेनिन के सामने क्या आना चाहिए, थाइमीन, और ग्वानिन के सामने क्या आना चाहिए, साइटोसिन। समझ में आ गई बात या नहीं? हाँ, अभी करते हैं। तो अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, दूसरा वाला कैसे बनेगा देखते हैं। फिर डीएनए की सीढ़ी बन रही है। हाँ, डीएनए की ही तो सीढ़ी बन रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉपी कर लेते हैं इसको और इसी को उठा के उधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ ले एडेनिन के सामने कौन सा आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा। थाइमिन आने के लिए क्या होगा, इसे उल्टा होगा। समझ में आ गई बात है नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और एक बार और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। डंडा तैयार है, इधर वाला भी। बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है? वापस जोड़ देते हैं, ठीक। तो एडेनिन किससे जुड़ेगा अब, थाइमिन से। देखिए ए किससे जुड़ जाएगा, टी से, और डबल बॉन्ड के थ्रू। जी किससे जुड़े, अच्छा पहले तो इनकी तो पॉलीमराइजेशन कर दो। ये 5 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला 5 नंबर से, 3 नंबर वाला 5 नंबर से, 3 नंबर वाला 5 नंबर से। इधर कौन सा खाली रह गया, 5 वाला खाली रह गया, तो इसमें क्या कह दिया, 5 प्राइम। ऊपर कौन सा खाली रह गया, 3 नंबर वाले से, क्या कह दिया, 3 प्राइम। समझ में आई बात या नहीं? तो 3 प्राइम 5 प्राइम सब समझ में आ रहा है? सर गुड। अब बात करते हैं, तो ग्वानिन किसके सामने, ग्वानिन के सामने क्या आ जाएगा, साइटोसिन, और ये कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर थाइमिन के सामने इधर क्या आ जाएगा, एडेनिन, एडेनिन आएगा ना, ठीक। और इधर ये एडेनिन हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। याद रखिए ATGC, एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। ये समझ लीजिएगा बॉन्ड, कहीं कोडिंग लिख के दे रहा है, A T से और G C से, ठीक है। ये याद रखिए, बॉन्ड बनाइए, इसके बीच डबल, इसके बीच ट्रिपल, ठीक। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी है? हाँ, ये बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन अभी तुम्हारा बाद में बना लेना, वीडियो से देख के आराम से बनाओ, वीडियो तो है ही है आपके पास, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा। तो बॉन्डिंग्स के बारे में समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखो यार, एक बड़ी समस्या आ गई यहाँ पे। यार हमने कहा जब न्यूक्लियोटाइड था हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, एक सिंगल है तो न्यूक्लियोटाइड था, और न्यूक्लियोटाइड का तो शुगर और
नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, हम इस बात से एग्री कर रहे थे सबसेट था। और शुगर और पेंटोस फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड था वो था ईस्टर बॉन्ड। यहां तक सब बात सही थी, लेकिन यहां समस्या आ गई, जब ये डीएनए बन गया तो ये इस चेन में एक ये ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है और एक ये भी तो ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है, तो दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझ में आया? यानी अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड कहोगे तो उसमें कोई भी डाई ईस्टर बॉन्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ ईस्टर बॉन्ड मिलेगा। अगर डीएनए की चेन कहोगे तो उसमें डाई ईस्टर बॉन्ड मिलेगा। बॉन्ड्स पूछ लिए जाते हैं। अब जो क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, वो आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। प्यूरीन्स जो होते हैं वो पिरिमिडीन से जब बॉन्ड बनाते हैं तो कौन से नंबर का बॉन्ड किससे बनेगा? जी और सी। देख लो बेटा, जी और सी, अरे बचुआ जरा सुन तो लो। जी और सी जब बॉन्ड बनाएंगे तो किस किस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा? वन पोजीशन, ठीक है, वन पोजीशन, 2-6 पोजीशन और 6-2 पोजीशन। 3 बॉन्ड होंगे, 6-2 पोजीशन, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक होगा 1 के साथ में, एक 2 6 नंबर के साथ में और दूसरा 2 6 नंबर के साथ में, ऐसे बॉन्ड बनेंगे। समझ में आई बात या नहीं? बॉन्ड समझ में आ रहा? आपको यहाँ पे हमने बताया था, कार्बन के नंबर दिखाए थे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 दिखाया था, ये था। तो कौन से नंबर से कौन सा जुड़ेगा बॉन्ड्स, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो जब भी ग्वानिन साइटोसिन जुड़ेंगे तो उनके बीच बॉन्डिंग कौन सी वाली होगी? ये होगी 1 1 2 6 और 6 2, ठीक। सी और जी के बीच में, इधर सी होगा इधर जी होगा। और अगर 80 है, अगर एडेनिन और थाइमिन है, एडेनिन थाइमिन के बीच में बॉन्ड होगा तो 1 3 और 6 4, 1 3 से और 6 4 से जुड़ेगा। पोजीशंस याद रखिएगा, ये पोजीशंस भी अक्सर लोग ये नहीं बताते हैं, वो पता भी नहीं होती लोगों को, ठीक है। अब कोई समस्या तो नहीं इसमें? एडी की और जेसी की नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिए, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। आप अगर इसको एक चेन बना के चलते हैं, आप क्या बना के चलते हैं? एक चेन, डबल हेलिकल मॉडल। आपने कहा ये चेन, देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये डबल हेलिकल मॉडल है। आपने कहा ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो गया, तो दूसरा वाला किधर हुआ? 5 प्राइम से 3 प्राइम हुआ। तो यहां से पहला पॉइंट उठाया आपने, पहला पॉइंट एंटी पैरेलल। डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब एडेनिन किससे जुड़ रहा है? थाइमिन से। और ग्वानिन किससे जुड़ रहा है? साइटोसिन से। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समझ में आई बात या नहीं? ये बात समझ में आ गई? अब ये डीएनए का, अब यही तो ट्विस्ट करके चला जाएगा, यही तो ऐसे बनता है, यही तो ऐसे बनेगा। तो डीएनए का ये हो गया मेजर स्ट्रैंड, इसके बीच वाले हो गए माइनर स्ट्रैंड। ये जो बीच वाले हैं ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसके बीच में? बेसेस के बीच में। यानी एडेनिन इधर होगा तो इधर थाइमिन होगा, ग्वानिन इधर होगा तो इधर साइटोसिन होगा। दिमाग अब लगाना, अब तुम्हें हम लोग लिखेंगे तुम बताओगे। इधर होगा क्या? इधर होगा जी, इधर होगा सी, इधर होगा जी, इधर होगा जी, इधर होगा सी, जी,
समझ में आई बात या नहीं? इस तरीके से ये जो बेस हैं इनके बीच में क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है। क्या होती है? बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग समझ में आ गई? ठीक। अब एक बड़ी बात आपको और बताएं, तो ये जो बेस पेयरिंग है इससे ही आपको इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये तो बना रहे हैं आपके माइनर स्ट्रैंड, लेकिन जो मेजर स्ट्रैंड है बेटा, मेजर स्ट्रैंड ये किसका बना होता है? क्वेश्चन एक बार आया, कह रहे हैं डीएनए का जो मेजर स्ट्रैंड होता है वो किस चीज का बना होता है? देखो मेजर स्ट्रैंड यहां देखो, कोई हल्का कलर है, ये मेजर स्ट्रैंड समझ में आएगा? तो मेजर स्ट्रैंड में कौन कौन सी चीजें हैं? पेंटोज, फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके क्या बना आपका? मेजर स्ट्रैंड। समझ में आएगा क्या नहीं? ये जो मेजर स्ट्रैंड है ये किसका बना हुआ है? पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए ऐसे में समझ में नहीं आ पाता लोगों को, अक्सर नहीं समझ में आ पाता। अब कहाँ जाएगा बच के यार, है ना? अब कहाँ जाएगा? सारी चीजें समझ में। अच्छा, अब दूसरी बात, इसके बीच डिस्टेंस कितना होगा? क्या यहाँ डिस्टेंस अलग अलग होगा? नहीं, डिस्टेंस कोई तो मेंटेन करने के लिए ये जो ड्रामा हुआ था ना, एडेनिन गुआनिन से जुड़ रहा था, टाइमिन साइटोसिन से जुड़ रहा था, ये जो ATGC ये इसीलिए था कि सेम डिस्टेंस रहे। कितना डिस्टेंस होता है इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम, या इसे हम 2 नैनोमीटर भी कहते हैं। एनसीईआरटी में सारा नैनोमीटर में खेल चल रहा है। हमारी एक बुक थी रमेश गुप्ता एमपी कौशिक, उसमें देखते थे ये 20 एंगस्ट्रॉम, वो एंगस्ट्रॉम में देखते थे। वही 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -9 है, फिर 1 0 का फर्क है, वही देख लो है, वही तो चीज है, चाहे उसे एंगस्ट्रॉम कर, तो हम इसे एंगस्ट्रॉम और उसमें दोनों में आपको समझा देंगे। कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? नहीं। अब देखिए, अब आपने कहा कि राइट हैंडेड कॉइलिंग है, ये इस तरीके से राइट हैंडेड कॉइलिंग में चल रहा है डीएनए। डीएनए कैसा है? राइट हैंडेड कॉइलिंग में चल रहा है, ऐसे ऐसे तो चल रहा है। तो एक टर्न जब पूरा करता है डीएनए का जब एक टर्न पूरा होता है तो कितने बेस पेयर होते हैं एक टर्न में? एक टर्न में कितने बेस पेयर? याद रखिए 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर होते हैं। पूरा लिखते हैं आप लोगों को, 10 बेस पेयर एक टर्न पर टर्न। और ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, दिमाग में एक बात और बैठा लीजिएगा, ये कौन से डीएनए की बात हो रही है? ये है बी डीएनए। ये स्ट्रक्चर है बी डीएनए का। क्या और भी स्ट्रक्चर होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आगे बताएंगे। तो 10 बेस पेयर होते हैं और डीएनए के 2 मेजर स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 नैनोमीटर होती है। अच्छा, अब एक टर्न कितना होता है? एक टर्न जो होता है, एक टर्न कितने नैनोमीटर का होता है? 0.34 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न होता है डीएनए का। ठीक है, कोई दिक्कत? वन टर्न, एक टर्न कितना हो गया? 3.4 नैनोमीटर का हो गया। अब बताओ, अच्छा सुनो, एक टर्न हो गया 3.4 नैनोमीटर का, तो बताओ 10 बेस पेयर में 2 बेस पेयर के बीच कितनी दूरी रहेगी? एक टर्न में 10 बेस पेयर आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4, इधर हो जाएगा 1 5, ये तो ऐसे घुमा हुआ है ना, जब आप इधर देखेंगे तो 1 भी 5 हो गया, फिर ये आ गया 6 7 8 9 और 10 0.64 नैनोमीटर 2 के बीच में। अरे 6 कैसे? 2 के बीच में कितनी हो जाएगी? 0.34। तो 2 बेस पेयर के बीच की
दूरी कितनी हुई 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। समझ में आई बात है नहीं? ये जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये वीडियो नहीं खत्म होगी और तुम जाओगे नहीं। वीडियो कब तक चलेगी? जब तक टॉपिक चलेगी, जब तक तेरी सांसें चलेंगी बसंती, जब तक बसंती नाचे तब तक सांसें चलेंगी। ठीक है, आगे नींद आने लगी। नींद कहाँ आ रही है यार? इतना तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डीएनए के बारे में बता रहे हैं। अब जरा सा, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। ये देखा गया क्या देखा गया, बहुत कुछ देखा गया यार, इतना तो देख लिया गया ना। दिखाएंगे अभी दिखाते हैं। ये देखा गया पाबंदी डिवाइड कंडीशन को सब लगा ले रहे हैं, काज खिलाते पाबंदी पा जाते हैं तो दिखते हैं। कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है। पैकेजिंग ऑथेंटिक मटेरियल कहाँ गया? ये देखा गया कि आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, आपको कितने बेस पेयर मिलते हैं? 10 टू पावर 9, 3.4 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, ये इतने बेस पेयर होते हैं। देखिए, सॉरी, इतने बेस पेयर आपके पूरे डीएनए में 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर होते हैं आपके पूरे डीएनए। जितना एक सेल के अंदर डीएनए होता है उसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं? 6.6 इंटू 10। देख लीजिए द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आपका, क्योंकि हमें डीएनए निकाला गया, जो डीएनए निकाला गया वो कितना लंबा डीएनए था ये पता करने के लिए क्या करा जाए? आपके टोटल बेस पेयर हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, जब आपकी कैसी सेल है? डिप्लॉयड है। कैसी सेल है? डिप्लॉयड। तब इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया एक बेस पेयर की दूरी से। एक बेस पेयर की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर है। नैनोमीटर 10⁹ मीटर कर दिया। ठीक, तो लेंथ कितनी निकल जाएगी? अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर। समझ में आई? एक डीएनए, जो आपके अंदर एक डीएनए है, उस डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होती है? तो बहुत बड़ा होता है। और क्या 2.2 मीटर लंबा है। और सेल कितनी है? सेल माइक्रोमीटर में होती है, सेल छोटी सी है। और इतना लंबा डीएनए ये कैसे उसके अंदर होता है वो हम अभी बात की बात है अगले क्लास में। पहले आज डीएनए का स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। टेंशन ना लीजिए, डीएनए का सिर्फ स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर समझ गए फिर सारा चीजें सब क्लियर है दुनिया में। बहुत हलवा बिल्कुल। तो डीएनए के बारे में आपने ये जान लिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, डबल हेलिकल होता है। ठीक है, डीएनए क्या है? सबसे पहले तो आपने कहा डीएनए का ये डबल हेलिकल मॉडल है। कैसा मॉडल है? डबल हेलिकल मॉडल। अगर कोई कहे डीएनए मॉडल बना दो तो ऐसे बना देना। अगर आपको बुक में देखना है बुक वाला मॉडल तो देख लो भैया, बुक में भी ऐसे दिया हुआ है। अब तुम्हें ध्यान से ये समझ में आ जाएगा। देखो आगे समझ में क्या डिब्बा बना हुआ है, बिल्कुल सही से समझ में आ गया। देखो ये आपको दिया है 5 प्राइम, ठीक, और ये आपको दिया 3 प्राइम। 3 प्राइम का ये 3 नंबर का OH देखो लगा हुआ बेचारा फ्री है, इसलिए इसे 3 प्राइम नाम दे दिया। इधर देखिए 5 नंबर वाला कार्बन फ्री है, इसलिए इसे 5 प्राइम दे दिया नाम। ये देखिए एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, थाइमिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, AT डबल बॉन्ड, GC ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। और ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर कोई तुमसे पूछे ये वाला बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये इधर मिल रहा है और एक ये इधर मिल रहा है, दोनों मिला के फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये वाला बॉन्ड कौन सा है, यानी शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बॉन्ड, तो क्या कहते होगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बोलो कोई समस्या नहीं? अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। ये हमारे बेस पेयर दिख रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आ गया बिल्कुल सही समझ में। और यहाँ देखिए सेंट्रल डोग्मा, किसने कहा था ये सेंट्रल डोग्मा? फ्रांसिस क्रिक ने। सब कुछ तो बता दिया यार, सब कुछ बता दिया यार। कल आपकी क्लास में फ्री वर्कआउट भी आएंगे। अब जरा देखिए
यहाँ पे एक बड़ी समस्या आती है कि डीएनए तो समझ में आ गया, आरएनए कैसा होगा, बिल्कुल सेम डीएनए के जैसा ही आरएनए, लेकिन डीएनए 2 चेन, आरएनए सिंगल चेन, और थाइमिन की जगह आरएनए में क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो अगर ये एक आरएनए का स्ट्रक्चर होता, अगर होता तो थाइमिन की जगह क्या लगा देते, यूरेसिल लगा देते, थाइमिन की जगह क्या लगा दिया, यूरेसिल, बन गया आरएनए। बस वो तुमसे कहे बताओ आरएनए किस, बताओ बना दिए लो, पहले डीएनए बनाओ तो इसमें डीएनए नहीं, डी वाला हटा के यू, बस टी की जगह यू लगा दो, बाकी सब वही है, आरएनए बन गया। वो सिंगल होता है, वो डबल होता है, सिंगल ये सिंगल हो गया, तुम भी जान गए तो क्या बात है। अच्छा, थाइमिन और यूरेसिल में क्या क्या डिफरेंस है, थाइमिन यूरेसिल में, थाइमिन जो होता है वो 5 नंबर के ऊपर इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, 5 नंबर, तो 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। ये बात लिखी दिखा दें, कहीं लिखी हुई दिखा दें, आप देखो ये ले ये यार, आप तो आगे कर रहे हो, सब बैठा लिखा है, कोई दिक्कत। आरएनए के जो शुगर होती है उसमें एडिशनल OH ग्रुप होता है, किस पे, 2 नंबर की पोजीशन पे, राइबोज शुगर में 2 नंबर पे OH ग्रुप होता है, याद करो 2 नंबर पे यहाँ OH होता है, और डीएनए वाली शुगर में वो डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, उससे डीएनए बनेगा, यहाँ OH नहीं होता है। डिफरेंसेस समझ में आ रहा है, आरएनए डीएनए बेसिक से डिफरेंस है, एक हो गया सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, एक में यूरेसिल, एक में थाइमिन, एक में शुगर में OH ग्रुप 2 नंबर पे, एक में शुगर में OH ग्रुप नहीं है। बोलो दिमाग में घुस रहा है कुछ या नहीं, इजी है। तो मेरा स्लोगन है, याद कर लो, बायोलॉजी इजी है यार, ये मेरा स्लोगन है, ठीक है। अरे यार सब बच्चों सब जानते हैं हमारे यहाँ। आगे देखिए, इसके स्ट्रक्चर को अगर हमें नाम देना पड़े, अब आती बात नेमिंग की, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी नेमिंग से आ जाता है। नेमिंग से पहले आप ये थोड़ा सा एक ज्ञान की बात ले लो कि अगर हम बैक्टीरियोफेज लेंगे तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड्स। भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन ससुरे पूछ लेते हैं, इतने खतरनाक लोग हैं एनसीईआरटी वाले, ये एनसीईआरटी की लाइनें उठा के सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, और इसकी खास बात क्या है ये भी बता दें। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मिलता है, सबको पता, पूरी दुनिया जानती है, ये वायरस नहीं जानता है। इस वायरस को पता है डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन 5174 कॉलीफेज वायरस, जिसका नाम कॉलीफेज है, फेज मतलब बैक्टीरियोफेज। बोलो लिखा है, याद रखना, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड है तभी न्यूक्लियोटाइड दिया है, बेस पेयर नहीं दिए। सिंगल स्ट्रैंडेड है बेटा, ध्यान दीजिए, सिंगल स्ट्रैंडेड है तभी न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। पेयरिंग तो बनाएंगे ही नहीं क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इसलिए यहां पे लिख दिया है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। पूरी दुनिया में कुछ ही जगहों पे, वायरसेस में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। भाई साहब खेल ही बदल दिया, वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल सकता है। हम आपको आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे कौन से वायरस में क्या होता है, लेकिन अभी नहीं, कहानी बदल देते हैं। हाँ अभी अपनी कहानी पे चलते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है 5174 कॉलीफेज वायरस है, इसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज का मतलब होता है भक्षण करना, खा जाना। ये किसी बैक्टीरिया का भक्षण करेगा, खा जाएगा उसे। समझ में आ गई बात है नहीं? बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में आगे बताएंगे, डीएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल टॉपिक में, वहां फिर से डिस्कशन करेंगे। देखिए याद रख लीजिए, बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को मार दे, खत्म कर दे। ये डीएनए को सिंगल, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
इस वाले में खास तौर से ये जो स्ट्रेन है 5 into 174 5 into 174 समझ में आई। अब देखिए ये तो बात हो गई, इसमें कितने होते हैं 5386 लैम्डा वायरस है। इसमें क्या होंगे देखिए, ये भी वायरस है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा टाइप का है, लेकिन इसमें 48,502 बेस पेयर हैं। यहाँ देखिए बेस पेयर है, यानी यहाँ डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए। समझ में आ रही बात है नहीं? दिमाग को थोड़ा सा काबू में रख के यहाँ देखेंगे, हर एक चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। दिमाग लगा रहा है तुम की आवाज आ रही है। इसके रिचिया कोलाई यानी आपका ई कोलाई, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ये कहाँ मिलता है बेटा? तुम्हारी इंटेस्टाइन में। और इसका काम क्या होता है? तुम्हारी इंटेस्टाइन में मिलता है ये बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसे ई कोलाई कहते हैं। ठीक है, अभी पूरी जेनेटिक्स में इसका बड़ा यूज है, नहीं पढ़ोगे तो खत्म हो जाओगे तुम भी। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ई कोलाई के ऊपर ही चल रही है तुम्हारी पूरी 12th क्लास की। हाँ, और तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये करता क्या है, जब दूध को दही में बदलता है तो विटामिन B12 बढ़ा देता है। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 को इनरिच करेगा कौन? यही भाई साहब है। और ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। हाँ, इसी ये आपके फायदे क्या है ना, गुड बैक्टीरिया है, ये बैड बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन ये बात नहीं पता होती लोगों को, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव यहाँ हमने लिख दिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। अब आते हैं तुम्हारे ऊपर, जो हैप्लॉइड सेल होती है। हैप्लॉइड सेल यानी जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक जोड़ा है, N वाला, ये बता चुके हैं ना। हैप्लॉइड सेल जो होती है, इस हैप्लॉइड सेल में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, याद रखिए। तो डिप्लॉइड सेल में कितने होंगे? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ये डेटा है, इस डेटा से कई बार क्वेश्चन उठे हैं, इसलिए इस डेटा को हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। भाई आपको अगर दिल करे तो इसे याद करिएगा, ना दिल करे तो अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस गवा दीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं तो फिर अब आप दिक्कत में आएंगे। मेरे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब टेस्ट होगा तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे। अब बस अब देखिए, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि नेमिंग की बात करते हैं। अगर यहाँ सिंपल एडेनिन था, हमने कहा ठीक है, लेकिन जैसे ही एडेनिन के साथ में शुगर जुड़ गया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बन गया ना। अगर ये तीनों जुड़ जाए तो न्यूक्लियोसाइड टाइड हो जाएगा। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? ये शुगर कौन सी ली जाएगी? पहली बात, ये हम लोगों ने डीएनए पढ़ा, तो डीएनए में जो शुगर ली जाती है उस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये डीएनए के लिए और राइबोज शुगर आरएनए के लिए। तो अब हम जो नाम लेंगे इसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन, या सिंपल इसे एडिनोसिन कह लो। ठीक, और अगर ये तीनों जुड़ गया तो इसे क्या कहते हैं हमने? न्यूक्लियोटाइड। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नाम नेमिंग समझ में आ गई या नहीं? इस नेमिंग को यहाँ गंदा नहीं करते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। और इस नेमिंग को इससे आगे हो नहीं पाएगा। नेमिंग देखो, बेटा ध्यान से अगर तुमने कर लिया यहाँ पे तो फिर उसके बाद तुम्हें घर जाके कुछ नहीं करना है, बस नोट से बनाना है। अगर यहाँ एडेनिन होता फॉर डीएनए तो एडेनिन अगर न्यूक्लियोसाइड बनाता तो उसका नाम क्या होता? डीऑक्सी
एडिनोसिन। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड होता तो क्या कहते? डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट। फॉस्फेट, एक लगा तो मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी एडिनोसाइन एडिनोसिन। मोनोफॉस्फेट। अरे वाह, ठीक है। दूसरा एडिन ग्वानिन, ग्वानिन होता तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, और यहाँ डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। थाइमिन होता तो डीऑक्सी डाइनोसिन डीऑक्सी, हाँ, थाइमिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। और यहाँ साइटोसिन में साइटिडिन। साइटिडिन डीऑक्सी साइटिडिन डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। छुट्टी आपका नंबर सही नहीं। अरे एक मिनट बच्चा, बस एक बात और यहाँ पे तो दिखा दे। तुम कहो कि यार अब आधा अधूरा काम ना करो, इसलिए कह रहे हैं। अरे आपकी बात जब आपने कही पत्थर की लकीर है समझी। वो तो ठीक है। तो देखो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ये सारी बातें हो गई। नेमिंग। अच्छा ये देखो, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो एक कार्बन, अगर तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ रहा था बता दो? फर्स्ट कार्बन से। ये तो तुम्हें यार पता ही है, पहले कार्बन वो लिख लिया, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कौन सा बॉन्ड था ये? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था यार। अब इससे हम क्या बताते हैं? बन गया न्यूक्लियोसाइड। जैसे एडिनोसिन या इसी का दूसरा नाम डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडिन या डीऑक्सी साइटिडिन, यूरिडिन या डीऑक्सी थाइमिडिन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड, अब फॉस्फेट ग्रुप कहां से लिंक होगा? 5वें नंबर के कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है। तब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तब इसका नाम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। जैसे कोई नाम इसमें लिखा है या नहीं? कोई नाम नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है, मजा नहीं आया। तो वही मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट है। यहाँ डीऑक्सी है, अगर ये राइबोज के लिए होता तो ऑक्सी हो जाता, बस डीऑक्सी की जगह ऑक्सी लग जाता। बोलो कोई दिक्कत? आरएनए के लिए होता है। हाँ, आरएनए के लिए होता है तो उसका नाम ऑक्सी होता है, क्योंकि यहाँ डीऑक्सी शुगर लगी हुई है। अब जरा बस अब एक पॉइंट देख लो, ये आगे का पॉइंट है ना, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट दिखा रहे थे। अरे ये जुड़ बहुत इजी है, मजा आ जाएगा भाई। क्योंकि यहाँ पे अभी चरगाफ आए थे, वो नाम कह के चले गए, वो कुछ काम कर गए थे। 4 पॉइंट है चरगाफ के, बस चरगाफ के 4 पॉइंट पढ़ के आपको तब जाना। ये देखिए यहाँ लिखा है, ये चरगाफ लिखा, ये देखो ये चरगाफ लिखा है। आपसे क्वेश्चन एक पूछ लेगा, नीट में आ चुका है, कह रहा है कोई डीएनए है, कोई डीएनए उसके अंदर 20%, देखो बेटा कोई डीएनए उसके अंदर 20% एडेनिन है, बताओ साइटोसिन कितने परसेंट होगी? मर जाओगे। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी बताते हैं इसका क्वेश्चन आंसर अभी, लेकिन पहले थोड़ा समझ हमें बताएंगे अभी। हाँ, अरे तुम सब करने लगोगे ऐसे चुटकियों, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, हैव पेशेंस। तो यहाँ पे ये भी सिमिलरली द अदर एंड ऑफ पॉलीमर, तो 5 प्राइम और 3 प्राइम के लिए ये बता रहे हैं कथा पूरी कि क्यों इसे 5 प्राइम कहते हैं, क्यों 3 प्राइम कहते हैं, पढ़ लेना अपने आप, ये तुम जानते ही हो। ठीक, आरएनए के बारे में बातें हो गई। 2 नंबर की पोजीशन के ऊपर अगर ऑक्सीजन लगा है तो राइबोज, ऑक्सीजन हटा है तो डीऑक्सी राइबोज। समझ में आ गई बात? उसमें यूरेसिल, इसमें यूरेसिल होगा, उसमें थाइमिन होता है। ठीक है, ये बातें सारी, ये वाली कथा तो सबसे पहले हमने बताई कि ये कहानी शुरू कहां से होती थी, एसिडिक सब्सटेंस था, ये सब होता। अब आते हैं चारगाफ के रूप। देखिए जो इतनी देर कथा हुई है वो बेस पेयरिंग, ये सारी बातें हम लोगों ने करी हैं। सेलेक्ट फीचर, देखिए पहला फीचर क्या है, डीएनए मेड होता है, तो ये तुम खुद पढ़ लोगे जो भी बताया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बता दिया है, ये बता दिया है 3.4 नैनोमीटर का होता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर बता दिया, ये पूरे स्ट्रक्चर बताते चले गए हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब बता दिया।
यहाँ तक बता दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। नहीं, यहाँ तक तो, लेकिन थियोरी देख रहे हो, यही सारी थियोरी थी। अब इसके आगे की बातें होंगी कल, लेकिन जो एक पॉइंट बचा है वो है चारगांव साहब। ये बस बात थोड़ी दिक्कत कर जाएंगे तुम्हारे लिए, इसलिए हम अभी इनको यहीं पे पटक देते हैं, ठीक है। सर ने गिरा दोगे। हाँ, अरविंद चारगांव जो थे, इन्होंने ही बताया कि डीएनए का जो रेशियो था एडेनिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन कंटेन्स इक्वल वंस, यानी जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन भी उतना ही होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, इसके जो 4 पॉइंट हैं। पहला है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस आर इन इक्वल अमाउंट, यानी जितना प्यूरिन है उतना ही पिरिमिडीन है। A+G एडेनिन ग्वानिन का कंसंट्रेशन थाइमिन और साइटोसिन के कंसंट्रेशन के बराबर, पहला पॉइंट, ठीक। यानी अगर कोई कहे A+G अपॉन T+C तो क्या आ जाएगा, तो जब बराबर है तो 1 आ जाएगा। ये पहला पॉइंट, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट चारगांव का। इसमें इतना डिटेल में नहीं लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे पहली बार बताते हैं। बोलो, यहाँ लिख लोगे पहला पॉइंट, जितना प्यूरिन होता है सेम अमाउंट में होता है, ये लिख लेना। नोट्स जब बनाओगे प्रॉपर नोट्स बनाते रहना इसके साथ साथ में। अभी मैं आज शाम में बनाऊंगा। हाँ हाँ, अब जो वीडियो अपलोड हो जाए तो बना लेना। दूसरा, मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ थाइमिन। जो मॉलिक्यूलर अमाउंट है एडेनिन का वो ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ थाइमिन, ठीक है। तो A अपॉन T इज इक्वल टू 1, और ग्वानिन का भी मॉलिक्यूलर अमाउंट जो होगा वो साइटोसिन के बराबर होगा। तो A अपॉन T, 1 ठीक है, 1 हो जाएगा, सेम एज ये हो जाएगा, कर लेना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है कह रहा है शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड पेंटोज अकर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। जो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट जो है डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट, ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में। ये तीसरा पॉइंट हो गया। AT जो है वो GC के साथ में बेस पेयर करता है, ये चौथा पॉइंट हो गया। A T के साथ में और G C के साथ में पेयरिंग करेगा, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पांचवें पॉइंट से एक बार एक क्वेश्चन हमने देखा, एक बार देखा, ज्यादा नहीं लेकिन एक बार देखा है। द रेशियो ऑफ A+T अपॉन G+C इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर a species। यानी कि हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर और हम सभी इंसानों के अंदर इसका रेशियो सेम होगा, लेकिन बंदर के अंदर हमारे से अलग होगा, कुत्तों के अंदर अलग होगा, और भी बाकी पेड़ों के अंदर अलग होगा। एक स्पीशीज में सिर्फ एक जैसा रहता है। हाँ हाँ हाँ, बस एक स्पीशीज के लिए एक रहता है, और मैन के लिए इसका जो है होता है 1.5, ठीक है। पी के लिए जो रहता है, और एक और है तुम्हारा इकोलाई, ठीक है। मैन के लिए हो गया 1.55, 1.62 और 0.93, 0.93 ये रेशियो रहते हैं। रट्टा मार लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे मेरी वर्कशीट में, ओके सर। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंप्लीट हमारा पूरा। अब यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट हमने अभी आपको बताया, क्या बताया था, हमने कहा था डीएनए, हम लोग कौन से डीएनए का स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, कौन सा डीएनए था, ये बी डीएनए था। तो डीएनए के और टाइप के भी होते हैं, यस सर, बिल्कुल होते हैं, 5 तरीके, ए बी सी डी जेड। बस तुम्हें कुछ पॉइंट पकड़ना है, ज्यादा नहीं। यहां बेस पेयर पर टर्न, एक टर्न में कितने बेस पेयर, 12, क्या था? सॉरी 11, यहाँ है 12, बैक मार दो 11, 10, 9, 8, क्वाइलिन, इसकी लेंथ कर दो, बाकी सब राइट हैंडेड, ठीक है।
समझ में आई? यस सर। तो तुमने जो बी डीएनए पढ़ा वो राइट हैंडेड कोआलिन थी, 10 बेस पेयर होता था। अगर कोई तुमसे पूछे जेड डीएनए में कितने बेस पेयर, 10 बेस 12 बेस पेयर होता है लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड रहता है, बस एक किसी में है, बाकी सब में तो सेम चलेगा। अच्छा और कुछ रह गया? हाँ एक पॉइंट और रह गया है। देखिए डीएनए से रिलेटेड सारी चीजें खत्म कर लेते हैं। एक पॉइंट और रह गया है, सर्कुलर और लीनियर डीएनए। देखिए अभी हम लोगों का अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो इस क्वेश्चन से शुरू होगा कि आपने कहा हमारे पास 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है कि नहीं है? हमारी सेल के अंदर होते हैं इतने बेस पेयर, यस सर। और हर बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ नैनोमीटर है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बना लीजिए मीटर में, इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ टोटल कितनी आ जाएगी? 2.2 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। अब क्वेश्चन हमारे अंदर ये आया कि हमारी सेल तो थी बेटा इतनी बड़ी, इतना लंबा डीएनए कैसे इसके अंदर चला गया? तो अगला जो आएगा हमारी हेडिंग वो आएगी पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, हमारे डीएनए की पैकेजिंग। अच्छा सुनो एक बात और सुनो, तो ये जो पॉइंट आएगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक चीज आती है हिस्टोन प्रोटीन। ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, जैसे आपके चरखी में डीएनए आपने डोर भरी है ऐसे, हाँ इतनी लंबी डोर चरखी में आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन है। ये गुल्ला भी बना लेते हैं हम लोग, डोर का गुल्ला बना लेते हैं ऐसे, है तो बिल्कुल वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन है 4 H2A H2B H3 और H4। इनके डाइमर यानी 2 H2A 2 H2B 2 H3 और 2 H4, यही टोटल कितने हो गए? 8 हिस्टोन प्रोटीन है, तो ऑक्टामर कह देंगे इसे। क्या कह देंगे? ऑक्टामर। और ये कैसे होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए कैसा है? डीएनए के नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए जो है वो हनी सिंह बन जाएगा, तो क्या करेगा? रैप करेगा इसको। समझ में आएगा क्या नहीं? डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्लास में हम ये फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं इस तरीके से जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रहेगा वो हमें डीएनए कुछ इस तरीके से लीनियर फॉर्म में पूरा ये डीएनए दिखेगा। तो ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन है वो लीनियर, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया उसमें जो डीएनए होगा कुछ इस तरीके का होगा, सर्कुलर। दोनों एंड इसके मिल गए, सर्कुलर डीएनए। यहाँ इसका एक एंड यहाँ है और दूसरा एंड यहाँ है। ये लीनियर है, क्यों? क्योंकि एक एंड यहाँ है, फिर अगला एंड आगे चलता चला जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? तो लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए भी समझ में आ गया। सर्कुलर डीएनए वो है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं, तो कहाँ मिलेगा? ये प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। प्रोकैरियोट। सर्कुलर डीएनए किसमें? प्रोकैरियोट्स। बिल्कुल सही। सर्कुलर डीएनए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और ये लीनियर डीएनए है प्रेजेंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये होता है यूकैरियोटिक इन यूकैरियोट्स, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? क्लियर। इस तरीके से हम लोगों ने डीएनए का चीरहरण कर दिया और चैप्टर की शुरुआत हो गई। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। हैव अ नाइस डे। आपने बुला दिया।